चलिए तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है 4 मार्च और 4 मार्च के दिन ही खास होली है और बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम चला होगा दोस्तों। चलिए तो सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलिए तो जल्दी से आ जाओ सभी लोग एकदम शानदार तरीके से। ओके, चलिए तो इस होली फेस्टिवल के अवसर पर वन शॉट मैराथन है। और याद रखना, ये होली जो होनी चाहिए वो सिलेक्शन वाली होली, मतलब अगली होली पर जब हमारी आपकी मुलाकात हो भैया, तो भैया आप नौकरी वाले हो और कुछ लोगों का शादी ब्याह भी हो जाएगा, है ना। चलिए अब आते हैं, शुरू करते हैं। आपको केवल इतना बताना है इस क्वेश्चन में कि जरा बताओ भैया, किसमें किसी प्रकार का कोई लेंस नहीं लगा होता। लेंस, बिना लेंस का कौन है? तो याद रखना, पेरिस्कोप लेंस होता है, टेलीस्कोप लेंस होता है, माइक्रोस्कोप लेंस, स्टेथोस्कोप में लेंस है, क्योंकि ये देखने वाला सामान नहीं है, ये सुनने वाला सामान है। कौन सा भैया? सुनने वाला सामान है ना। क्या सुनते हैं स्टेथोस्कोप से? तो हम कहेंगे सर हार्ट बीट सुनते हैं, हृदय की गति सुनी जाती है। क्या सुनते हैं सर? हार्ट बीट या हृदय की गति सुनी जाती है, ये याद रखना। जिसको हम लोग हमारी भाषा में बोलते हैं आला। क्या बोलते हैं भैया? आला बोला जाता है। और स्टेथोस्कोप जो होता है सर, याद रखना किस पर काम करता है? तो हम लोग कहेंगे ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। याद रखना, ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर काम करेगा, याद रखना, है ना। चलिए बाकी आपको पता है पेरिस्कोप क्या करता है? पनडुब्बी में इस्तेमाल किया जाता है, पनडुब्बी में बाहर की चीजों को देखने के लिए। टेलीस्कोप क्या होता है? दूरबीन होता है। माइक्रोस्कोप होता है छोटी चीजों को देखने के लिए जिसका आकार 1 माइक्रोन से छोटा हो। ओके, अगला है जल की बूंदों डॉट डॉट होकर जो है इंद्रधनुष बनाती है। तो भैया जब हम लोग इंद्रधनुष की बात करते हैं दोस्तों, तो इंद्रधनुष जो होगा सर वो 7 रंगों से बना होता है। और इंद्रधनुष जो होता है इसमें प्रकाश का जो होगा दोस्तों रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन दोनों होगा, यहां तक कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा। इतनी बातें याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला है कि गली की पीली लाइट, गली में जो पीली लाइट लगी होती है अमूमन वो कोहरे में भी काम करती है। तो ये पीली लाइट के लिए कौन सी लाइट का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो हम कहेंगे सोडियम लाइट। वजह क्या है? क्योंकि यह मोनोक्रोमैटिक होती है। क्या होगी भैया? मोनोक्रोमैटिक होती है, मींस एक वर्णिक होती है। क्या होती है भैया? एक वर्णी होती है। इतनी बातें याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें चल सकता है, यही बताना है दोस्तों। आपको बताना है प्रकाश सबसे तेज किसमें चल सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर जरूर करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए प्रकाश किसमें चल सकता है ना, बहुत तेज चल सकता है, तो प्रकाश जो होती है, अगर हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट जो है वो नॉन मैकेनिकल वेव है, गैर यांत्रिक तरंगे है। कैसी तरंगे हैं सर? अरे गैर यांत्रिक तरंगे हैं, नॉन मैकेनिकल वेव है। अब इस नॉन मैकेनिकल वेव में है तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि क्या हो जाएगा साथियों? तो हम कहेंगे सर ये सबसे तेज जो चलेगी वो निर्वात में चलेगी, वैक्यूम में, उससे स्लो किसमें? गैस में, उससे स्लो लिक्विड में, और सबसे स्लो किसमें? सॉलिड में हो जाएगी। तो निर्वात में सबसे तेज इसलिए चलती है क्योंकि निर्वात में माध्यम नहीं है और निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है भैया। चलो कह रहा है यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर तो उसकी फोकस लंबाई क्या हो जाएगी, जरा बताइएगा। तो याद रखना, अगर हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है ना। और या फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है? 6.2 सेंटीमीटर दिया गया है, बटा 2, काटो कट जाएगा, 3.1 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है भैया, है ना। चलिए बहुत ज्यादा गुजिया खा लियो का भाई? बहुत ज्यादा गुजिया खा लियो क्या?
है ना, एकदम हल्ला मचाए बैठे हो। ठीक है, चलिए तो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, सभी लोग सेशन को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम चाहेंगे कि सभी लोग सेशन को शेयर करते चलिएगा और एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइएगा, एकदम गर्दा मचा दीजिएगा आज, है ना। चलिए तो अरे भैया काहे लड़ाई कर रहे हो? चलो भैया जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइएगा, एकदम सेशन शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। ठीक है, चलो भैया आ जाओ जल्दी जल्दी। चलो भैया ठीक है, आओ बच्चा। अगला सवाल कहता है, एक समतल दर्पण पर बनाया गया प्रतिबिंब, समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो याद रखना समान आकार के, सीधी, पार्श्वीय, उल्टा होता है और आभासी होता है। ये चीज आपको याद रखना, बस यही चीजें पढ़ना था। ओके, कह रहा उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है वो कहाँ किया जाता है? तो भैया देखिएगा, उत्तल दर्पण जो होता है उसका प्रयोग रियर व्यू मिरर के लिए करते हैं। मतलब जो गाड़ी वगैरह में पश्च दृश्य दर्पण जो होता है, पश्च दृश्य दर्पण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पश्च दृश्य दर्पण कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इन सभी जगह पर अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, अवतल दर्पण। सैलून वगैरह में भी क्या होता है, अवतल दर्पण का भी इस्तेमाल हो, अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए सर्च लाइट का परावर्तक, चाहे सर्च लाइट हो मतलब टॉर्च हो और चाहे हेडलाइट हो, दोनों की बात करते हैं, चाहे वो आपका हेडलाइट हो। ठीक है, दोनों जगह पर अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे हेडलाइट का परावर्तक सतह हो चाहे सर्च लाइट का परावर्तक सतह। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया एक नींबू गिलास के बगल से देखने पर वो वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता। तो मान लो ये कोई गिलास है, क्या भैया गिलास है, अब इस गिलास में पानी भरा हुआ, यहां तक इतना छोटा नींबू रखोगे और अगर आप यहां से देखोगे तो नींबू का आकार बड़ा दिखाई देगा। तो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से, किसकी वजह से सर? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। किसकी वजह से सर? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से है, ये याद रखना। प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सीधे ना जाकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर झुकती है या तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही स्टेटमेंट बताना है। कह रहा है वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के बराबर होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के 3 गुने के बराबर होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के दुगुने के बराबर होता है। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है याद रखना, वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई का दुगना होता है, या फोकस लंबाई जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो याद रखना, यही बढ़िया सवाल है, एकदम गजब का क्वेश्चन था, केवल भाषा में इसको बदल दिया गया है। अगला कहता है दंत चिकित्सक के द्वारा, जो डेंटिस्ट होते हैं और ईएनटी, दंत चिकित्सक तक नाक कान गला वाले, ईएनटी ईयर नोज एंड है ना, थ्रोट वाले, तो नाक कान गला वाला जो डॉक्टर होता है वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। क्यों ऐसा है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, वो प्रतिबिंब कैसा देखने के लिए, वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब। ओके, अगला सवाल कहता है अम्लीय वर्षा होता है। अब अगर हम बात करेंगे सर अम्लीय वर्षा किससे कहते हैं, है ना, चलिए अम्लीय वर्षा मतलब एसिडिक रेन। तो अम्लीय वर्षा जो होती है उसका पीएच मान कितना होता है आपको पता है? 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और
नाइट्रोजन ऑक्साइड है। अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हम बताएंगे सर सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा भैया? कार्बनिक एसिड हो जाएगा। ये याद रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या हो जाएगा भैया? चलिए ठीक है, तो सबसे सटीक आंसर यही बन रहा है। ठीक है, चलिए अगला कहता, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाओं के बारे में बताया गया है? तो अगर हम साइंटिस्ट की बात करेंगे तो पदार्थ की अब तक कितनी अवस्थाएं हो चुकी हैं? तो पदार्थ की अगर हम अवस्थाओं की बात करते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं होती है सर? 5 अवस्थाएं होती है। पहला है सॉलिड हो जाएगा, क्या होगा? सॉलिड। दूसरा आपका क्या हो जाएगा सर? लिक्विड हो जाएगा। तीसरा आपका क्या हो जाएगा सर? गैस हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा आपका? प्लाज्मा हो जाएगा। और पांचवा क्या हो जाएगा? बीईसी हो जाएगा। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है डॉट डॉट में विसरण सबसे तेज विसरण किसमें होगा, ये आपको बताना है। तो विसरण जो होता है वो सभी माध्यम में होगा, चाहे वो ठोस हो, चाहे गैस हो, लिक्विड हो, लेकिन जो सबसे तेज होगा दोस्तों वो किसमें होगा? कहेंगे भैया गैस में सबसे तेज होता है, उससे कम किसमें होगा? द्रव में होगा, और सबसे कम किसमें होगा? ठोस में हो जाएगा। तो याद रखना गैसों में विसरण सबसे तेज होगा। इनमें से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो याद रखना 2 अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या बोला जाता है? आकर्षण या अंतरा आणविक बल कहते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतरा आणविक बल सबसे ज्यादा किसका होगा? सॉलिड का हो जाएगा। किसका होगा? सॉलिड का। उससे कम हम कहेंगे सर लिक्विड का हो जाएगा, और सबसे कम किसका होगा? कसम उड़ान झेलने की गैस का हो जाएगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किसका होगा? गैस का होगा, उससे कम लिक्विड का, और सबसे कम सॉलिड का हो जाता है। तो याद रखना ठोस का हो जाएगा, ये बात बढ़िया तरीके से याद रखना। इसीलिए ठोस को तोड़ना मुश्किल होता है, और जब ठोस टूटता है तो आवाज आती है ना। चलिए भैया, तो सभी लोग बताइएगा एक बार, मजा आ रहा है? कमेंट करिएगा, मजा आ रहा है साथियों, एक बार बताइएगा सभी लोग। ठीक है, चलो एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, सभी लोग बताइएगा। चलो भैया, चलो अब आते हैं अगला। यदि अमोनिया एक गैस है तो कपूर क्या होगा? अगर अमोनिया एक गैस है तो कपूर क्या हो जाएगा भैया? ठोस होगा। क्या होगा सर? ठोस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है? मिश्रण प्रकृति में कैसा हो सकता है? तो आपको याद रखना चाहिए कि मिश्रण की जब हम बात करते हैं मिक्सचर, तो मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी, दूसरा विषमांगी। समांगी मतलब होमोजीनियस, और विषमांगी मतलब हेट्रोजीनियस। ओके, तो समांगी का उदाहरण हो जाएगा शरबत। क्या हो जाएगा भैया? शरबत हो जाएगा। और विषमांगी का उदाहरण क्या हो जाएगा? तेल पानी का मिश्रण, तेल प्लस पानी का मिश्रण हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल क्या होगा? सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। बताइएगा पदार्थ की इन 5 अवस्थाओं में कौन नहीं शामिल है भैया? तो कोलाइड नहीं शामिल। देखो गैस है, तरल है, मिट्टी है, मतलब ये शामिल है, बट कोलाइड नहीं शामिल है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। बताओ भैया। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में रहते हैं, यही गलत है।
पदार्थ के कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। क्या होते हैं भैया? गति करते हैं। बस फर्क इतना है कि सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है? गैस की होती है। फिर उससे कम किसकी होती है? द्रव की होती है। और सबसे कम किसकी होती है भैया? ठोस की होती है ना। चलिए अब आते हैं अगला सवाल। कौन सा इसमें एक शुद्ध पदार्थ है? अब बताओ भैया इनमें कौन है एक जो शुद्ध पदार्थ कहलाता है? हमने कहा चीनी का घोल है, मीथेन है, दूध है, वायु है। तो मीथेन जो है वो एक यौगिक है, CH4 है ना। तो इसका मतलब ये शुद्ध है। हवा क्या है? जल्दी से बताइएगा। हवा जो होगा दोस्तों वो याद रखना दोनों तत्वों और यौगिकों दोनों का क्या है भैया? मिश्रण है। तो हवा क्या है? तो हम कहेंगे तत्वों और यौगिकों का मिक्सचर है या मिश्रण है। अगला है कौन सा एक यौगिक नहीं है? लेड है, चौक है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। कौन है जो इसमें एक यौगिक नहीं है, कंपाउंड नहीं है? तो हम कहेंगे लेड, पीबी। पीबी बोले तो सर लेड। लेड क्या है? तो हम कहेंगे सर एक तत्व है या एलिमेंट है। ठीक है। चलिए अगला है इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन, जरा बताइएगा सर इसमें कौन है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का तो मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। बाकी ये तीनों आपके क्या है भैया? भौतिक परिवर्तन है। क्या होगा सर? भौतिक परिवर्तन है। क्या होगा सर? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। चलिए तो इतनी बातें क्लियर है। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से किसका सामान्य उदाहरण? तो लोहे में जंग लगना जो होता है साथियों वो किसका उदाहरण माना जाता है? तो हम कहेंगे वो एक रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि लोहा जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और नमी के साथ क्रिया करके बनाता है जो भी है ना। और रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन हो जाएगा? है ना। चलिए यहां पर थोड़ा सही से लिख देते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भैया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे भैया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब आपको बताना है कि इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन, तो यही वाला हो जाएगा। पूछो काहे? जब कोई एसिड अम्ल जो होगा अगर वो क्षार के साथ बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं या न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन कहा जाता है। चलो अगला कहता है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें गैस सीधे ठोस में बदल जाता है। तो याद रखना जब भी कोई ठोस बिना पिघले बिना द्रव हुए ही क्या होते हैं भैया? अगर गैस में बदलते हैं तो उससे हम लोग ऊर्ध्वापातन कहते हैं या सब्लिमेशन कहा जाता है। ऊर्ध्वापातन कहते हैं या सब्लिमेशन कहते हैं। लेकिन अगर कोई गैस डायरेक्ट ठोस में बदल जाता है तो उसको अवसादन कहते हैं या डिपोजिशन कहा जाता है। अवसादन कहते हैं या डिपोजिशन कहते हैं, ये चीज आपको याद। कंडेंसेशन क्या होता है? जब कोई गैस जो होगा वो किस में बदलेगा सर? लिक्विड में बदल जाएगा तब उससे बोलते हैं। इवेपोरेशन किसको बोलते हैं? जब कोई लिक्विड जो होगा वो गैस में बदल जाता है। किस में बदलेगा भैया? गैस में, तो उससे बोला जाता है। ओके अगला है इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? फिजिकल चेंजेस कौन सा है ये जरूर बताइएगा। तो याद रखना फलों का पकना, अंगूर का किण्वन होना, ये दूध से दही बनना, ये सब क्या हो जाएगा? रास है। लेकिन बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन उसको बोलते हैं जिससे दोबारा उसी अवस्था में लाया जा सके। दोबारा उसको उसी अवस्था में लाया जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है दोस्तों? चलिए बताइएगा भैया इतनी बातें क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भैया ठीक है। चलो चलो भैया जल्दी जल्दी बताते चलो, आगे बढ़े।
अब आते हैं, आओ अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह में कितने तत्व हैं? तो याद रखना, अगर समूह 18 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भैया? सर समूह 18 की बात करते हैं। तो समूह 18 को हम लोग क्या बोलते हैं सर? नोबल गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस। नोबल गैस भी बोलते हैं, अक्रिय गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस भी कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट। इसमें कौन आ जाएगा? हाँ, हीलियम आएगा, नियॉन आएगा, आर्गन आएगा, क्रिप्टॉन आ जाएगा, जेनॉन आ जाएगा और रेडॉन आ जाएगा। तो 3 3 6 हो जाएंगे, ये याद। अगला है, धातुओं के किन गुण के कारण उनके पत्थर बनाए जा सकने में आसान? मतलब धातु का कौन सा ऐसा गुण होता है जिसको पीट पीट कर चादर बना सकते हैं? तो पीट पीट कर अगर चादर बना सकते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? आघात वर्धनता या मैलिबिलिटी। और तन्यता से तार बनाया जा सकता है। जो आपका रेजोनेंस है या सोनोरस जो होता है, इससे आवाज आती, धातु को जब पीटोगे तो आवाज आती है। ठीक है, और चालकता होता है सर, विद्युत पास हो जाता है। तो ये धातुओं के गुण होते हैं। धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा, कौन सी धातु जो पृथ्वी के सतह पर सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो हम कहेंगे एल्युमिनियम, है ना, लगभग 7%। उसके बाद क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाता है। तो एल्युमिनियम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में एकमात्र अधातु। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करेंगे दोस्तों आवर्त सारणी के समूह 1, समूह 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, समूह 1 को हम लोग बोलते हैं क्षार धातु। क्या बोलते हैं? क्षार धातु कहा जाता है। और क्षार धातु में कौन कौन आता है? हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन अधातु है, बाकी सब क्या है भैया? धातु है। तो हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब धातु, हाइड्रोजन एक अधातु। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में बाईं ओर क्या है? अधातु मात्र एक है, वो है आपका हाइड्रोजन। ठीक, कहां से बिछड़ के आ गया बेचारा। कौन ऐसा एलिमेंट है जिनके सभी बाहरी सेल भरे हुए हैं? है ना, सभी बाहरी जो सेल है वो भरे हुए होते हैं। तो बाहरी कक्षा जिसके भरे हुए होते वो कौन से हैं दोस्तों? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, ध्यान से देखिएगा, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन हो जाएगा। तो सबके बाहरी कक्षा भरे होते क्योंकि ये अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैस इसीलिए क्योंकि इनके बाहरी कक्षा भरे हुए, तो किसी से रिएक्शन करने की कोई जरूरत नहीं। एक निष्क्रिय गैस है। अब आपको बताना इसमें कौन है जो निष्क्रिय गैस है? बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर करो बच्चा। कौन है जो निष्क्रिय गैस है? तो हम क्या बताएंगे भैया? क्रिप्टॉन हो जाएगा। बाकी क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो होता है ये निष्क्रिय गैस की श्रेणी में नहीं रखा जाता। कौन है जो समूह 17 से संबंधित नहीं है? तो अगर हम समूह 17 की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे दोस्तों? अगर हम क्या बात करेंगे भैया? समूह 17। तो समूह 17 को क्या बोलते हैं? हैलोजन समूह कहा जाता है। क्या बोलेंगे भैया? हैलोजन समूह कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया? हैलोजन समूह। अब हाइड्रोजन समूह में कौन आता है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है और एस्टेटीन आता है। ठीक है, तो याद रखना कौन नहीं है? तो हम कहेंगे आर्गन। आर्गन कहाँ रखे गए हैं भैया? तो हम कहेंगे अक्रिय गैस की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, चलिए क्षार धातु आपको बताना, इसमें कौन सा क्षार? आपको पता है क्षार धातु कौन सा है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और क्या भैया? फ्रांसियम है। तो क्या हो जाएगा बच्चा? सोडियम हो जाएगा। और सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, पता है। डीपीटी का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो डीपीटी, डीपीटी हमने क्या बोला? डीपीटी। डी मतलब होता है, अरे डिप्थीरिया, क्या हो जाएगा सर? डिप्थीरिया हो जाएगा। पी का मतलब होता है सर परट्यूसिस हो जाएगा। और टी का मतलब क्या हो जाएगा सर? टीटेनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो डीपीटी के उपयोग में रोकथाम जो किया जाता है, तो डिप्थीरिया के लिए किया जाता है, परट्यूसिस मतलब होता है काली खांसी, और टिटनस 3 बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अगला है, इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक रोग नहीं है? अब बताइए कौन सा संक्रामक बीमारी नहीं है? अच्छा सवाल है, आंसर जरूर करिएगा सर। कौन सा है जो संक्रामक नहीं है?
फटाफट आंसर करते जाइएगा। कौन सी बीमारी है जो संक्रामक नहीं है? ठीक है लल्ला, चलो भैया एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर जरूर करिएगा। कौन सा है जो संक्रामक रोग नहीं है? ठीक है, तो क्या बताएंगे? आत, ज्वर, खसरा, गठिया, इन्फ्लुएंजा। तो गठिया नहीं है। पूछो काहे? गठिया जो होता है वो सर यूरिक एसिड के जमाव से होता है। क्या होगा सर? यूरिक एसिड के जमाव से होता है। क्या होगा सर? यूरिक एसिड के जमाव से होता है। क्या हो जाएगा सर? यूरिक एसिड के जमाव से होता है। अगला है ट्रिपल वैक्सीन। ट्रिपल वैक्सीन बोले तो वही डीपीटी। क्या बोलेंगे? डीपी और क्या हो जाएगा? टी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, है ना। तो याद रखना, पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी, है ना। चलिए, तो आपका आंसर काली खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया हो जाए। काली खांसी को किस नाम से जाना जाता है? तो हमने आपको बताया था, है ना, पर्ट्यूसिस के नाम से जाना जाता है। बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। निम्नलिखित में कौन सा असंचरणीय रोग है? मतलब कौन सी ऐसी बीमारी है जो असंक्रामक है? असंक्रामक रोग है। तो इसमें असंक्रामक रोग मधुमेह है। क्या भैया? मधुमेह है। डायबिटीज जो होता है वो संक्रमण से नहीं फैलता, बल्कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी होती है दोस्तों, है ना, जो हार्मोन के डिसबैलेंस या हार्मोन के इरेगुलर होने पर होने वाली बीमारी होती है। चलो भैया, अगला है मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर, है ना, एक लड़की मिठाई को खा लेती, तो बताओ भैया कौन सी बीमारी हो जी भाऊ? तो उसका हैजा हो जाएगा, कॉलेरा हो जाएगा। क्योंकि हैजा या कॉलेरा जो होता है वो दूषित जल और भोजन से फैलने वाली बीमारी है। ठीक है। और भैया मलेरिया का प्राथमिक पोषक किससे माना जाता है? तो भैया जो मलेरिया होता है, हम क्या बताएंगे दोस्तों? मलेरिया। तो मलेरिया जो होता है ये फीमेल एनाफिलीज मच्छर के गट में, मतलब आहार नाल में पाया जाता है। फीमेल एनाफिलीज मच्छर के गट में पाया जाता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के गट में पाया जाता है। इनमें कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों के द्वारा फैलती है? तो याद रखना, कौन सी बीमारी है जो सामान्यतः मच्छरों के द्वारा फैलती है? तो हम कहेंगे सर मलेरिया। क्या हो जाएगा सर? मलेरिया। मलेरिया फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। गठिया रोग यूरिक एसिड के जमाव से होता है। और दूषित जल और भोजन से क्या होता है? पीलिया। छोटी माता जो होता है वो भैया वायरस से होता है किसी भी संपर्क में आने पर। कौन सी बीमारी है जो विषाणु जनित है? वायरल डिजीज है। जरा बताइएगा कौन सी बीमारी है जो वायरस से होने वाला है? तो भैया सूखा रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से, सिफिलिस बैक्टीरिया से होता है, खसरा वायरस से होता है, बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है भैया, चलो पीलिया किससे संबंधित रोग है? जल्दी बताइएगा, पीलिया रोग जो होता है वो किससे संबंधित है? क्या बताओगे भैया? पीलिया रोग किससे संबंधित है? तो हम कहेंगे पीलिया रोग जॉन्डिस जिसको बोला जाता है वो हमारे लीवर को इफेक्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो पीलिया हो चाहे हेपेटाइटिस हो, इससे क्या इफेक्ट होता है तो बता दीजिएगा। अगला सवाल कहता है गठिया रोग एक बीमारी जो किसको प्रभावित? तो गठिया रोग जो होता है अर्थराइटिस कहते हैं, कभी कभी इसको गाउट भी कहा जाता है। यह यूरिक एसिड के जमाव से होता है और यह हड्डियों के जोड़ को प्रभावित करने वाला रोग है। क्या भाई? हड्डियों के जोड़ को प्रभावित करने वाला रोग है दोस्तों। ओके, अगला है निम्नलिखित में कौन खाद्य जनित रोग नहीं? अब बताइए दोस्तों, खाद्य जनित का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि दूषित जल और भोजन से कौन सी बीमारी नहीं फैलती है? तो इन्फ्लुएंजा। सर इन्फ्लुएंजा जो होता है वो मच्छर के काटने से फैलता है और उस मच्छर का नाम क्या है दोस्तों? तो फीमेल एडिस मच्छर नाम है। क्या नाम है भैया? फीमेल एडिस मच्छर नाम है। ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। चलिए अगला है मच्छरों के एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज करने के निम्नलिखित में से किसे नोबेल प्राइज दिया गया था? तो मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है, ये सर रोनाल्ड रॉस ने कहा था। ओके, चलिए इनमें से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है? अब बताइए दोस्तों कि एड्स कैसे नहीं फैलता है,
इन सभी कारणों में बताना है। पहला ऑप्शन होगा मच्छर के काटने से, स्तनपान करने से, एक ही सुई का बहुत लोगों से इंजेक्शन लगाने से यौन संबंध बना। तो मच्छर के काटने से, गले मिलने से, जूठा खाने से, हाथ मिलाने से, शौचालय का कॉमन यूज करने से एड्स नहीं होता है। ठीक है भैया, चलिए अगला सवाल है, एलिसा क्या है भाई साहब? एलिसा, एलिसा बोले तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट एस्से, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट एस्से हो जाएगा, है ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट एस्से। यह भैया एक जांच है जो एड्स का है। किसका भैया? एड्स का। हालांकि एड्स के और बहुत सारे जांच होते हैं। एक होता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, और अगला क्या होता है भैया? वेस्टर्न ब्लॉट होता है। क्या होता है सर? वेस्टर्न ब्लॉट भी होता है, ये भी याद रखना है ना। चलिए, कुष्ठ रोग को किस नाम से जानते हैं? कुष्ठ रोग जो होता है वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। किससे भैया? बैक्टीरिया से। और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और ये बीमारी जब किसी रोगी के साथ घनिष्ठ संबंध में आओगे तभी फैलेगी साथियों, नॉर्मली ये बीमारी नहीं फैलती है। इतनी बातें क्लियर है। अब इस बीमारी को हैंसन डिजीज कहा जाता है। हैंसन डिजीज क्यों कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए, ये बात याद रखना, हैंसन डिजीज इसलिए कहा जाता है, ठीक है। चलिए, चलो भैया, ओके। तो याद रखना, क्या बोलते हैं? हैंसन, हैंसन नामक वैज्ञानिक ने उस पर क्या किया था भैया? रिसर्च किया। एनाफ्लीज मच्छर, हाँ, कौन से वेक्टर वाहन करते हैं? तो बताइएगा, एनाफ्लीज मच्छर से कौन सी बीमारी फैलती है? तो मलेरिया फैलती, केवल एक हो जाए। फाइलेरिया जो फैलती है फीमेल क्यूलेक्स मच्छर से, फीमेल क्यूलेक्स मच्छर से, ठीक है। चलो भैया, जो डेंगू होता है वो याद रखना फीमेल एडिस मच्छर से, फीमेल एडिस मच्छर से फैलता है ना भैया। किससे फैलेगा? फीमेल एडिस मच्छर से। अगला, विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बड़ा सिंपल है ना, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, है ना। चले, कैंसर के ऊतकों की जांच जो होती है वो क्या कहलाती है? तो कैंसर के ऊतकों की जांच हमें क्या बोला जाता है? बायोप्सी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से जो है डायबिटीज हो जाता है? तो भैया, जो डायबिटीज होता है या मधुमेह जो होता है, वो मधुमेह का कारण क्या होता है कि भैया ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा भैया? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ये याद रखना। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है ये। और आपको पता है ग्लूकोज को बोला ही जाता है ब्लड शुगर। क्या बोलते भैया? अरे ब्लड शुगर कहते हैं। अगला है, ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन से वैक्सीन काम आती है? तो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उसके वैक्सीन का नाम है बीसीजी। क्या नाम भैया? बीसीजी, है ना। चलिए, अगला है, स्लीप एपनिया सोते समय क्या होता है? तो एक होता है इंसोम्निया, जिसपे नींद ना आए। स्लीप एपनिया मतलब सोते समय खर्राटे लेना। बहुत लोगों को देखा ना, भैंसा निहायत खर्राटे ऐसे करा करते हैं ना, तो ये खर्राटे लेना बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ये हार्ट अटैक, डायबिटीज, है ना, मोटापा, इन सब का लक्षण है ना। तो इसीलिए नट्टी ले ले ना खाओ, जितना खाओ कंट्रोल कर ले जाओ, है ना। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है?
तो ऑस्टियोपोरोसिस उनको बोलते हैं जब हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। और ये कैल्शियम की मात्रा कब कम होती है, जब यहाँ पर पाई जाने वाली पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो बढ़ जाता है, तो हड्डियों से कैल्शियम बाहर निकलने लगता है और हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो ये हड्डी संबंधी रोग होता है। अगला है मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी आ जाती है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोथर्मिया। क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया। तो जब टेम्परेचर गिर जाता है बॉडी का तो उसको हाइपोथर्मिया, बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पायरेटिक्स, और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको हाइपरेक्सिया कहा जाता है, हाइपर पायरेक्सिया कहा जाता है। इसे केस में इंसान के बहुत सारे अंग फेल हो जाते हैं, फिर मरने के चांस हो सकते हैं। ओके, कर कॉमन कोल्ड मतलब जुखाम, रिंग वर्म मतलब दाद, कंजक्टिवाइटिस आंख की बीमारी, वूपिंग कफ, इनके बारे में कौन सी समानता है जरा बताइएगा। तो कॉमन कोल्ड वायरस से होता है, रिंग वर्म कवक से होता है, कंजक्टिवाइटिस वायरस से होता है, और वूपिंग कफ मतलब काली खांसी बैठ। इनमें समानता यह है कि ये सभी संक्रामक रोग है, सभी क्या भैया? संक्रामक रोग है। ठीक है, जीन डॉट डॉट के माध्यम से या की गतिविधियों के माध्यम से ही लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो जीन किसके माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करता है? तो हम कहेंगे भैया जीन जो होता है वो हार्मोन के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करता है। किसके माध्यम से सर? हार्मोनों के माध्यम से लक्षण। हाँ, चलो इनमें से कौन सा जॉर्ज क्यूवियर है ना, सभी लोग बताइएगा, जॉर्ज क्यूवियर द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों नस्लों में से नहीं है, तो मंगोलाइड बता दीजिएगा, है ना। चलिए, होमोसैपियंस शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया है? होमोसैपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है, और ये किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल लिनियस के द्वारा। होमोसैपियंस का मतलब होता है वाइज मैन, मतलब बुद्धिमान मानव। क्या बोला जाएगा भैया? बुद्धिमान मानव। अगला, इनमें किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना और उत्पत्ति समान होती है लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं? तो याद रखना, अगर कार्य भिन्न भिन्न होते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलॉगस आर्गन। लेकिन इसका उल्टा अगर कर दोगे तो एनालॉगस आर्गन हो जाता है, याद रखना। एनालॉगस का मतलब होता है जिनके संरचना भिन्न भिन्न हो, कार्य समान हो। इसमें क्या कह दिया है? जिसकी संरचना उत्पत्ति समान हो और इसके कार्य भिन्न भिन्न हो। चलिए भैया, हाँ अब उल्टा हो गया है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न हो लेकिन दिखने में एक जैसे हो और उनके कार्य भी समान हो तो उससे एनालॉगस आर्गन कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना। इनमें से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? अब बताओ भैया, जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई किससे माना जाता है? कमेंट करो भैया, जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई सर जाति होती है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई, तो क्या हो जाएगा भैया? जाति हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन दोहरिया गया, छोड़िए, ठीक है। चलो भैया, आर एच विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतया विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। तो याद रखना, विकसित केंद्रक किस में नहीं पाया जाएगा? मोनेरा में नहीं पाया जाएगा। किसमें साथियों? मोनेरा में नहीं पाया जाएगा। मोनेरा की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो याद रखना, मोनेरा जो होता है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पहला जगत है, जिसमें क्या होता है साथियों? तो याद रखना, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक को रखा गया, मतलब बैक्टीरिया वगैरह को लेकर रखा गया है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। चलिए,
चलो भैया, ठीक है। आओ, अगला सवाल कहता है कि जीव जगत का 5 जगतीय वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाई, तो हम कहेंगे कैरोलस लीनियस ने दिया था। इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो पैरामीशियम क्या है भैया? एक कोशिकीय जीव माना जाता है। इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। द्विनाम पद्धति किसने प्रस्तुत किया? द्विनाम पद्धति मतलब वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम देने का काम किसने किया था? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने वैज्ञानिक नाम दिया था सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में दिया था, ये याद रखना, ठीक है। जीवों के वर्गीकरण या जीवों के वैज्ञानिक नामांकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू किया गया था? हम कहेंगे कैरोलस लीनियस के द्वारा शुरू किया गया था। जानवरों के किस संघ को फ्लेटवर्म या चपटा कृमि या फीता कृमि कहा जाता है या टेपवर्म कहते हैं? तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज। प्लेटी मतलब ही होता है फ्लेट, प्लेटी का मतलब क्या होता है सर? तो हम कहेंगे फ्लेट होता है या चपटा होता है, ठीक है। चलिए, अगला है किसका प्रयोग जो होता है वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है? वर्मी कंपोस्टिंग मतलब होता है खाद्य बनाना, है ना। चलिए, ठीक है, तो केचुओं का, और केचुआ जो होता है वो संघ एनालिडा में रखा गया। कहाँ रखा गया है? संघ एनालिडा में रखा गया। कहाँ रखा गया? संघ एनालिडा में रखा गया। अगला है जोंक या लीच किस संघ से संबंधित है? तो केचुआ हो गया, जोंक हो गया, हेरोडिनेरिया हो गया, ये सब आपके फाइलम एनालिडा में रखा गया है। प्लेटीहेलमिन्थीज में टीनिया सोलियम को रखा गया है, और फैसियोला हिपैटिका। मोलस्का में किसको रखा गया है? तो आपको पता है भैया, पाइला, ऑक्टोपस, ये सब रखा गया है, ठीक है। चलिए, अगला है कीटों के गैस के विनिमय, मतलब जो कीट होता है वो सांस किससे लेता है? तो कीटों के पास सांस के लिए क्या होता है? वायु नाल की जाल पाई जाती है, जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ट्रैकिया कहा जाता है या श्वास प्रणाली कहा जाता है, ओके। चलिए, अगला है कुछ जंतु जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो देखिएगा, जो घोंघा होता है ना, वो घोंघा अपना लिंग बदल सकता है। वजह क्या है? क्योंकि उनका लिंग आनुवांशिक रूप से फिक्स नहीं होता है, निर्धारित नहीं होता है ना। चलिए, अगला है इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने की विशिष्ट, मतलब इनमें कौन है एनिमल जो केवल समुद्र में ही पाया जाए? समुद्र का मतलब होता है कि समुद्र की गहराई में पाया जाता हो, तो वो आपका रहेगा इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा दुनिया का सबसे छोटा संघ होता है, मतलब सबसे कम जीवों की संख्या इसी में आती है, ये याद रखना है, ठीक है। अगला, इनमें से कौन कशेरुकी की विशेषता? कशेरुकी का मतलब होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो रीढ़ की हड्डी पाई जाने वाले जानवरों में नोटोकार्ड होता है। क्या होता है भैया? नोटोकार्ड पाया जाता है। क्या होगा सर? नोटोकार्ड पाया जाता है, ठीक है। आंतरिक या कैसे अंतःकंकाल पाया जाता है। बाईलेटरल सिमेट्री होते हैं, द्विपार्श्वीय सिमेट्री, बट डाइम, है ना, रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है। इसमें से किस जीव में 3 कोष्ठकीय हृदय होता है? 3 कोष्ठकीय हृदय मतलब होता है 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। 3 कोष्ठकीय हृदय किसमें देखने को मिलेगा? तो हम कहेंगे सर देखिए, मछली में तो 2 होगा, पक्षी में 4 होगा, मनुष्य में 4, तो मेढक में क्या हो जाएगा? तो बता दे। तो ध्यान दीजिएगा, मत्स्य वर्ग में 2 होते हैं, उभयचर में भी 3 होते हैं, सरीसृप में मगरमच्छ को छोड़कर 3 होते हैं, पक्षी और स्तनी में 4 चैम्बर होते हैं, याद रखना। अगला सवाल है, इनमें से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों के लिंग निर्धारण का काम करता है? तो जान लीजिएगा कौन ऐसा है जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो किसके आधार पर होता है? तापमान के आधार पर। तो सरीसृप, और सरीसृप में विशेष कर क्या हो जाएगा? छिपकली हो जाएगा। क्या होगा सर? छिपकली हो जाएगा, ओके। अगला, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो कितना बड़ा होता है, ये बता दीजिएगा, ठीक है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। तो 150 mm से 130 mm के बीच में होता है। स्तनधारियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो स्तनधारी मतलब मानो इसी में आता है ना भैया, तो मानो में 2 अलिंद 2 निलय होता है, मतलब 4 चैम्बर होता है। अगला, मछलियों के रक्त परिसंचरण के बारे में गलत कथन बताओ भैया। तो मछली जो होती है उस मछलियों के बारे में गलत कौन सा है? तो मछलियों में जो होता है
वो नीले रक्त से प्रवेश करता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, एकल परिसंचरण तंत्र पाए। लसिका आंतों में पाचित और अवशोषित डॉट डॉट का परिवहन करती है। तो लसिका किसका ट्रांसपोर्टेशन करती है ये आपको बताना है। तो जो लसिका होती है वो वसा का ट्रांसपोर्टेशन करती है। चले, इनमें से वसा के पाइसीकरण में कौन जिम्मेदार है? तो वसा के पाइसीकरण के लिए भैया बाइल सॉल्ट या बाइल जूस चाहिए, और बाइल जूस जो होता है वो कहां से निकलता है? लीवर से निकलता है या यकृत से निकलता है। कक्षा 10 की एनसीईआरटी में दिया गया है। ओके, रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है? तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र क्या है भैया? WBC है, और WBC को क्या बोला जाता है? वीर सिपाही कहा जाता है ना। इनमें से कौन सी शक्ति का मात्रक नहीं है? यही हम बनाते हैं आज का होमवर्क, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, और जाइए होली खेलिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे मस्त रहो, जबरदस्त रहो, है ना। चलिए, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।